हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज है मैथ्स पेडागोजी की क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस क्लास में मैं पहले आपको बता देता हूँ कुछ। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दे रहे हैं इस टाइम बेस्ट पेडागोजी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। यानी जिन क्वेश्चंस को, जिन कंसेप्ट्स को बेस बनाया जाता है, उसी टाइप के सिर्फ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में रखता हूँ। जितने भी पेडागोजी की क्लास हमारी चली हैं, सब में वो क्वेश्चंस हैं सिर्फ जो कंसेप्ट्स, मेन कंसेप्ट्स हैं और जो एग्जाम्स में आती हैं, उस हिसाब से ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, मैथ्स पेडागोजी की ही पहली क्लास है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 बजे ये होगी और ये हो गई है। तो अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये पहले बताने इसलिए बताया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि टाइमिंग क्या होती है वीडियो की। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ टाइमिंग, कि इस टाइम ये वाली वीडियो आएगी। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें आप कि मैथ्स पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी या फिर आपका सीडीपी, ये सब के सब आपका जितना भी सी टेट हो, यूपी टेट हो, पेडागोजी के बिना नहीं होगा। पैडागोजी आपकी सुपर टेट में भी चलेगी और हर टेट में, हर इसमें आपको पैडागोजी चाहिए। मतलब टीचिंग एग्जाम का मतलब ही पैडागोजी होता है, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया आपको, और इसे आप शेयर भी कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ गया है, ये मैथ्स पेडागोजी है। कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन एक असतत असतत प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सतत प्रक्रिया है। यही गलत है। अब आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बहुत आपका माइंड इतना चलना चाहिए कि इवैल्यूएशन है, ये ऐसा नहीं है कि बस एक बार होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ये क्या बोल रहे हैं? अनकंटिन्यूस है। अनकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ना कि असतत। अब इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि भाई उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव एवं मूल्यांकन के बीच कैसा संबंध है? वृत्तकार है, रेखीय है, मजबूत है या त्रिभुजाकार है? मैं आपको बता देता हूं, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजकार किस लिए? देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने गलत दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, इसी पर बेस्ड होते हैं ये दोनों, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, और ये बेस्ड मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, ठीक है। तो उद्देश्य शिक्षण पर बेस होता है आपका अनुभव और मूल्यांकन। क्योंकि अब देखिए, जो हमारे शिक्षण उद्देश्य यानी टीचिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनको उनको बेस बनाया जाता है कि क्या बेस है। मतलब ये हमें पढ़ाना क्या है, पहले हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर उसके बाद हम एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद हम फिर उसे इवेल्युएट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए इसका सही होगा, त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते। क्योंकि देखिए, उद्देश्य, शिक्षण, चार चीज़ें, तो बच्चा समझता है चार चीज़ें हैं तो विरत्कार होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस परीक्षण में छात्र को कार्य गतिविधियों में स्वयं को व्यस्त रखने की आवश्यकता होती है? यानी कौन सा ऐसा काम है जिसमें बच्चे को अपने आप को व्यस्त रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? वस्तुनिष्ठ का परीक्षण, मौखिक परीक्षण, व्यवहारिक या लिखित? मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर व्यवहारिक है। क्योंकि व्यवहारिक जो परीक्षण होता है, उसमें जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट के अंदर आप समझेंगे कि बच्चों को कुछ ना कुछ नया निकालना होता है। जैसे बीटेक वाले बच्चों को कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, कुछ ना कुछ व्यवहारिक और प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त उस काम में बिजी रहे।
हालांकि ये काम मौखिक या लिखित या और दूसरे ऑप्शंस में नहीं होता। व्यवहारिक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसमें बच्चे की गतिविधियां अपने आप को हमेशा बिजी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि पता नहीं कब उसका वो आंसर उसे मिल जाए। ठीक है, तो व्यवहारिक परीक्षण के अंदर बच्चा अपने आप को ज्यादातर व्यस्त रखता है और वहां पे ही जरूरत होती है ज्यादातर व्यस्त रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये लिखा है कि एक कक्षा चार, भाई एक कक्षा चार के गणित की परीक्षा में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि एक भिन्न दे रखा है उन्होंने कि 5/6 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। इसे दशमलव, हमें पता है कि हम 6 से 5 को भाग देते हैं तो ये दशमलव में आ जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल पूछा है कि ये इस प्रश्न के द्वारा विद्यार्थियों की जानकारी का पता लगाना है। किस जानकारी का पता लगाना है? दशमलव तथ्यों के बारे में जानकारी, यानी ये जो हमारे पॉइंट डेसिमल होते हैं, इसका डेसिमल जो होता है आपका डेसिमल, क्या इसके तथ्य तथ्य या फैक्ट्स के बारे में नहीं पढ़, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हम इस टाइम, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। भिन्न एवं दशमलव की तर्कों की जानकारी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। यानी क्या तर्क लगेंगे, क्या टेक्निक, क्या लॉजिक लगेगा कि ये दशमलव में चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि ये हमारा जो बटे में होता है ये बेसिकली फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन हमारा इस रूप में भी होता है, फ्रैक्शन हमारा डेसिमल में भी होता है, और फ्रैक्शन हमारा परसेंटेज में भी होता है। तो बच्चों को इन तर्कों को पता लगाना पड़ेगा। भिन्न को दशमलव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया योग्यता, देखो ये तो काम बहुत ही बेकार काम होता है कि इससे इधर कर लिया, इससे उधर कर लिया, ये वाला क्या, ये बोल दिया कि 5 से 6 को भाग कर दो तो ये दशमलव में आ जाएगा। ये तो रटने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को नहीं सिखाना है बच्चों को, बल्कि बच्चों को बताना है ये ऐसा क्यों होता है, तर्क देने हैं उन्हें, लॉजिक देने हैं। तो ये बेस्ट आंसर इसका होगा। फिर आपका इन्होंने 10x10 पेपर ग्रिड, ये 10x10 पेपर ग्रिड बनाकर की है, और बिन को समान मान ज्ञान ये हम जो उस पर बनाते हैं, ग्राफ पर बनाते हैं कि उसे सिखाने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। बेसिक तो हमें उनके तर्कों को जानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्या है। भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षण को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। क्या त्रुटि ज्ञात हुई? वे क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था क्या भाई, 1/2 प्लस 1/3। बच्चे ने इसका आंसर क्या कर दिया, 2/5। तो बच्चे ने बेसिकली क्या किया, नीचे वालों को जोड़ के यहाँ लिख दिया और ऊपर वालों को जोड़ के दिया। तो इसका मतलब क्या है, बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे की क्या जरूरत पड़ेगी, बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता। 2 और 3 है ना, इसका एलसीएम होता है 6, 2 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम निकालना बच्चे को उसे नहीं आता। देखो यहाँ पे 6 बैठता है, उन्होंने 5 लिखा है। अब उसे क्या जानकारी नहीं है, उसे एलसीएम लेने की जानकारी नहीं है। तो लघुत्तम यानी लैसे की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करे, यानी वो टीचर की अब जिम्मेदारी यह है कि उसे समझाए कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गृह कार्य यानी होमवर्क, भाई होमवर्क का क्या पर्पस है, होमवर्क क्यों दिया जाता है बच्चों को, खास करके इंडिया में? देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचना है हमें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंडिया के पर्सपेक्टिव से होमवर्क के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या उद्देश्य है वो हम देखेंगे। पहला है, ये बच्चों के आराम के समय का उपयोग करता है, अन्यथा बच्चा इसे गपशप में बर्बाद कर देगा। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि बच्चे को इंडिया में ये समझा जाता है अगर उसे होमवर्क नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, बच्चा दूसरी बातों में उलझ जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। ये स्वतंत्र कार्य का अवसर प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि बच्चे को जब होमवर्क दिया जाता है तो वो किसी टीचर पे डिपेंड रख के अपने सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि वो खुद फ्रीडम होती है उसे अपने होमवर्क को करने की, अपनी बात को रखने की, और अपने विचारों को वहाँ पर और अपनी गतिविधियों को आज़ादी के साथ वो निकाल सके होमवर्क के थ्रू। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। ये माता पिता और शिक्षकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मैंने बोला इंडियन पर्सपेक्टिव से ये बहुत ठीक है कि जब बच्चे को टीचर होमवर्क देता है तो ये क्या होता है,
वही होमवर्क उसके माँ बाप भी उसका पता करते हैं, भाई बच्चे को क्या होमवर्क मिला, टीचर क्या होमवर्क दे रहे हैं। तो ये एक क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के माँ बाप, उन दोनों के बीच कड़ी का काम कर देता है कि टीचर क्या होमवर्क दे रहा है और अब बच्चा उसे करके ला रहा है नहीं ला रहा है, ये माता पिता उसे मेक श्योर करते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें जो है सारे सही हैं, यानी सारे ही उद्देश्य हैं ये सब उद्देश्य हैं गृह कार्य के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, रेमेडियल, रेमेडियल टीचिंग के संस्थान में अनौपचारिक शिक्षण है। अनौपचारिक यानी क्या होता है, नॉन इनफॉर्मल। तो ये नॉन फॉर्मल जो होता है, मैं आपको बताता हूँ, नॉन फॉर्मल मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं, ठीक है, या वो एजुकेशन जो फॉर्मल नहीं है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपर स्कूल जाना, क्लास होना, क्लास के अंदर पढ़ना, किताबों के अंदर पढ़ना। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया है, हमने अनौपचारिक शिक्षण भी डाल दिया, ये ज़रूरी है। अनौपचारिक शिक्षण, देखिए अनौपचारिक शिक्षण में क्या होता है, छात्रों को अपनी कठिनाई दूर करने के लिए स्वयं पर काम करना नहीं, कक्षा में छात्रों की समान कमियों के आधार पर उन्हें कुछ सजातीय समूह में बांट देना नहीं, क्रियाकलाप यात्राओं, विज्ञान क्लब, कार्यकलाप में भाग लेने के रूप में जुड़ी होती है, ये बिल्कुल ठीक है। अनौपचारिक शिक्षण यही तो होता है कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना। औपचारात्मक शिक्षण के संस्थान में देखिए क्या होता है, बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो किताबों में ही रह जाता है। तो वो किताबों में रह जाने के कारण क्या होता है, वो व्यवहारिक जिंदगी को नहीं देख पाता कि व्यवहारिक या प्रैक्टिकल लाइफ कैसी है। आप हमेशा देखिए कोई बच्चा जो होता है वो किसी दुकान पर काम कर रहा होता है, वो तो वो कभी मैथ्स के अंदर गलती नहीं करता, बल्कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो बड़ी बड़ी गलतियां मैथ्स के अंदर कर देता है, क्योंकि वो जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसे व्यवहारिक या प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता। जबकि जो इस बच्चा दुकान में है उसे व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिस होती है उसे बहुत अच्छी, और उसे पता होता है अगर मैं गलती करूंगा तो सीधा सीधा मेरे प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा। बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो उसके हाथ में तो कॉपी पेन होता है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि 500 है या 5,000 है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस एजुकेशन को जोड़ने के लिए वहां पर कि भाई हम प्रैक्टिकल भी और थियोरेटिकल भी दोनों को जोड़ेंगे, तभी इसका रेमेडियल शिक्षण होगा, यानी तभी इसकी रेमेडियल टीचिंग होगी, तभी इसका उपचार होगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं, संबंधों या प्रतिक्रियाओं के निर्धारण में कौन सा उद्देश्य है। देखिए ये ऑप्शन बी है, समीक्षा और अभ्यास। किसी भी काम को हम करेंगे तो उसके अंदर हम समीक्षा करेंगे कि क्या क्या कमी है, और फिर प्रैक्टिस। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अवधारणाओं, संबंधों और प्रतिक्रियाओं के निर्धारण में के कौन से दो उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य, अवधारणा कोई कंसेप्ट बनाना, रिलेशंस बनाना और रिएक्शंस होना। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है समीक्षा पर और अभ्यास पर, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित के शिक्षण एक गणित के शिक्षण के छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को खोजने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसके लिए जब मैंने आपको बताया कि जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर हमसे बोलता है कि अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, है ना। ऐसा वो क्यों बोलता है ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है, या आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूराइन टेस्ट होता है, ठीक है, आपका सलाइवा टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट कहाँ होते हैं, डायग्नोस्टिक लैब में होते हैं। डायग्नोस्टिक लैब में हम अपना सैंपल देते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, वहाँ पर वो ब्लड सैंपल की कुछ जानकारी और कुछ डायग्नोस्ट करते हैं उसको, और फिर हमें रिपोर्ट देते थे कि भाई ये बीमारी ब्लड में इन्फेक्शन है या कुछ है, या आपके अंदर हीमोग्लोबिन्स की कमी है, सब वो बता देता है। अब ये ही बिल्कुल सेम काम होता है आपका शिक्षा के अंदर, कि जब तक बच्चे की जानकारी ना हो कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो नैदानिक परीक्षण, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक, ठीक है,
ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूरी है बच्चे की कमजोरी को जानने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन डी होगा। कमजोरियों को जानने के लिए, जैसा हम सिंपल डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और अपनी बीमारियों का पता करने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसी तरीके से बच्चे की कमजोरियों को पता करने के लिए शिक्षा के अंदर उनका भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, समूह में काम करने का क्या आवश्यक घटक नहीं है? आवश्यक घटक नहीं है यानी ग्रुप, या तो हम ग्रुप बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं टीम। भाई टीम में काम करने के लिए क्या जरूरी नहीं है? अध्यापक, अध्यापक जरूरी है। टेस्ट, हाँ टेस्ट जरूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। जब भी हम कोई टीम में काम कर रहे हो तो वहां पे हमें टेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत होती है। अंतर वस्तु, हाँ इसकी जरूरत पड़ती है। अंतर वस्तु होता है कंटेंट। भाई एक बात बताइए, जब हम कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमारे पास कंटेंट तो होना चाहिए। मान लीजिए हम ग्रुप डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए अपनी बात रखने का। तो अंतर्वस्तु, इवेल्युएशन भी, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए होंगे, वहां पर जीडी की होंगी, ग्रुप डिस्कशंस की होंगे। तो जब ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाता है उसका इवेल्युएशन होता है कि भाई किसने क्या बोला, किसने क्या सुझाव दिए, क्या सुझाव सही हैं, किन सुझाव को मानना चाहिए, किन सुझाव को नहीं मानना चाहिए, और किन सुझाव को पार्टली मानना चाहिए। तो ये सारा का सारा इवेल्युएशन होता है उसके बाद जीडी का। तो ये भी जरूरी है। तो जरूरी क्या नहीं है? टेस्ट। ग्रुप डिस्कशन में किसी का टेस्ट नहीं लिया जाता, मतलब किसी से सवाल जवाब नहीं होता, बल्कि एक टॉपिक दे दिया जाता है और कह दिया जाता है चलिए डिस्कस कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। तो हम हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, टेस्ट की जरूरत नहीं होती, टेस्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? चलिए हम बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। पहले सबसे मानस दर्शन। मानस दर्शन होता है आपका ग्राफ, आपके चार्ट, जैसे पाई चार्ट होते हैं आपके, ठीक है, ये आपने देखे होंगे पाई चार्ट वगैरह। तो ये तो होता है, ये तो प्रक्रम है। कंठस्थ करना, कंठस्थ यानी रटना। मैथ्स के अंदर बस यही काम नहीं हो सकता, सारी चीजें होंगी, सारी चीजें हो जाएंगी मैथ्स के अंदर। मैथ्स है ही नहीं रटने के लिए, मैथ्स को आप रट ही नहीं सकते, कंटस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल। आकलन भी होता है बिल्कुल, और पक्षांतरण भी होता है। पक्षांतरण यानी रूपांतरण। एक एक इक्वेशन को दूसरी तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है, ये नहीं। भाई मान लीजिए एक इक्वेशन में मैंने पूरी एक इक्वेशन में 10 की गुणा कर दी, तो उसका रूपांतरण हो गया ही नहीं हो गया, पक्षांतरण हो गया ही नहीं हो गया। तो ये प्रक्रम है गणित का, ये भी होता है। लेकिन कभी सुना है कि इसे हम रटते हैं? मैथ्स को रटते नहीं है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक छात्र गणितीय गणना में डैश द्वारा गति प्राप्त कर सकता है। मुझे बताइए कि अगर आपको अपनी मैथ्स अच्छी करनी है, खुद बताइए, तो क्या करेंगे? बस जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो अभ्यास करेंगे हम। ऑप्शन अभ्यास सही होगा। प्रैक्टिस, चर्चा से नहीं होता, चर्चा या बहस से मैथ्स में स्पीड नहीं आती। आप तो भाई तैयारी करते हो कंपेटिटिव एग्जाम्स की, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जो आप जितना आपको कंसेप्ट आते हैं, लेकिन आप जितना उस चीज़ को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप क्वेश्चन सेकेंड्स के अंदर करने चालू कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस से होता है, स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस से आपकी बढ़ेगी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और अगर आप किसी टॉपिक पर कुछ डिस्कशन चाहते हैं, उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के भेजिए भेजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर बार ये ज़रूरी ये नहीं कि हम ग्रुप में हर चीज़ भेजें। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन बजा दें, ताकि वो आपका नोटिफिकेशन भी लेटेस्ट वीडियो का आता रहे, और जुड़े रहें। क्योंकि अब जो होंगी वो लगातार क्लासेस होंगी, और ये क्लासेस आपकी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चंस कोई भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि मैंने खूब अच्छे से देखा है ग्रुप के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस
ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जिनका कोई लेना देना एग्जाम से नहीं होता। तो क्वेश्चन सिर्फ वही लिए जा रहेंगे यहाँ इस वीडियो में, इस चैनल पर, जो सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, जिन कंसेप्ट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो और अदर स्टेट टेट्स हो, रीट हो आपका, या आपका एनवीएस और केवीएस और डी ट्रिपल एस बी, ये सारे के सारे आपके जितने भी हैं ये टीचिंग एग्जाम्स, ये सब के सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।